नमस्कार। अभी मैं मोतिहारी में हूं और हमारे साथ है इंजीनियर अजय आजाद, जन स्वराज के नेता हैं और मोतिहारी विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आते जा रही है, दिलों की धड़कनें सभी प्रत्याशी की बढ़ते जा रही है। क्या लग रहा है, जन स्वराज आपको मोतिहारी विधानसभा से मौका देगी या अभी भी कुछ असमंजस है? सबसे पहले तो हम आपका अभिवादन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया है। लेकिन इससे पहले हमें जन स्वराज का नेता का, मैं जन स्वराज का नेता नहीं, मैं समाज का नेता। जन स्वराज पार्टी में है ना? हाँ, जन स्वराज पार्टी में है। हाँ, हम उस पार्टी के साथ हैं, उस पार्टी के एथिक्स के साथ हैं, उस पार्टी के वैल्यूज के साथ हैं, लेकिन हम समाज के साथ। तो समाज किसके साथ है? समाज जन स्वराज के साथ। कैसे कर सकते हैं जब समाज जन स्वराज के साथ है? क्योंकि 35-40 सालों की बदहाली के बाद अब समाज एक विकल्प खोज रहा है, और जब विकल्प खोज रहा है तो जन स्वराज नाम का एक विकल्प उसके सामने आया है और समाज ने अपनी आस्था जन स्वराज की तरफ जताई है। जन स्वराज की तरफ वो देख रहे हैं इस विकल्प के लिए। समाज की जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी उम्मीदें हैं, जन स्वराज इसको पूरा कर देगी, ऐसा कैसे समाज के लोग भरोसा कर ले? ये ठीक उसी तरह से है कि जन स्वराज उन तमाम पिछले 35-40 सालों की जो बदहाली का जो कारण है, उन चीजों को एलिमिनेट करते हुए एक नई बात लेकर करके आई है और उसने बताया है कि कैसे हम इस बदहाली से बाहर निकल सकते हैं। वो सिर्फ समस्याओं को नहीं गिना रही है, वो समाधान भी साथ साथ बता रही है कि जन स्वराज जब आएगा तो क्या क्या समाधान लेकर करके आएगा, और लोग इस बात से कन्विंस्ड हैं और दैट इज वाई कि लोग जन स्वराज के साथ। प्रशांत जी कहते हैं कि पलायन रोक देंगे, शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे। जादू का छड़ी लेके घूम रहे हैं क्या प्रशांत जी, जो सारी व्यवस्थाएं को ठीक कर देंगे? देखिए, प्रशांत जी जो कह रहे हैं वो एक मैनेजरियल एस्पेक्ट है। एक मैनेजर क्या होता है? एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो अपने सीमित संसाधनों में ही अपने तमाम आश्रितों को कैसे वो खुश कर सके, कैसे वो ठीक से रख सके, कैसे उसकी जीवन शैली को सुधार सके, यही उस मैनेजर का काम होता है। हम आपको जस्ट एक सपोज करने के लिए बोलते हैं कि मदर, घर में माँ होती है। माँ क्या होती है? शी इज द बेस्ट मैनेजर। उनको पता है कि हमको अपने बच्चों को किस तरह से नोरिशमेंट करना है, और वो चाहे उनके घर में संसाधन जो कुछ भी हो, लेकिन मैंने नहीं देखा है कि कभी किसी माँ के सामने में बच्चा भूखा सोया है। लाइक दैट प्रशांत किशोर जानते हैं कि बिहार के पास में सीमित संसाधन है, इसके बावजूद भी एक बेहतर मैनेजमेंट के साथ बिहार के लोगों को कैसे वो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, कैसे वो एजुकेशन दे सकते हैं, किस तरह से उनका वो डेवलपमेंट कर सकते हैं, उन्होंने पूरा लाइन प्लान बना करके वो सब जनता के सामने रख दिया है। और आप उसका स्टडी कर सकते हैं कि क्या उस आधार पर वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका निर्णय आप खुद कर सकते हैं। तो जनता से कैसे वोट लेना है प्रशांत जी, ये भी जानते हैं। कैसे वोट लेंगे आप लोग? क्या आप लोग जनता के बीच जाएंगे तो क्या आप लोग संदेश रहेगा, और जो भी बातें आप लोग कह रहे हैं कि जो भी समस्याओं का समाधान आप लोग गिना रहे हैं, बता रहे हैं, जनता को कैसे आप भरोसे में लेंगे? बातों से अपने वोट को बदल देना, जो भी आप लोग के समर्थक हैं उनको वोट में बदल देना, और वोट इतना वोट मिल जाए कि आप लोग की सरकार बन जाए, इसके लिए क्या रोड मैप आप लोगों के पास? देखिए, जनता किस वजह से वोट करती है? जनता आकांक्षाओं के लिए वोट करती है। चुनाव जो होते हैं वो एस्पिरेशंस पे होते हैं कि जब आप चुन कर करके आएंगे तो आप मेरे लिए क्या करेंगे। तो जो मूलभूत समस्याएं बिहार की हैं, प्रशांत किशोर ने उसका हल बताया है कि हम कैसे पलायन रोकेंगे, हम कैसे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करेंगे, हम कैसे फार्मिंग को बेहतर करेंगे, हम कैसे एम्प्लॉयमेंट को जो है वो फेलिसिटेट करने का प्रयास करेंगे। तो ये तमाम चीजें प्रशांत किशोर इससे पहले तो सरकार में नहीं थे। प्रशांत किशोर यही बता सकते हैं कि हम कैसे करेंगे, तो उन्होंने ये बताया है, लोग कन्विंस हो रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से उनका रियल हिस्ट्री भी इस तरह का रहा है, उन्होंने यूएनओ में रह करके उस तरह से कार्य किया है, उन्होंने और भी कई स्टेट्स में लोगों को ये बताया है, और आज वो स्टेट्स उनके बताए हुए रास्ते पे चल कर करके आज डेवलप कर रहे हैं।
तो निश्चित है कि प्रशांत किशोर के साथ लोगों की आस्था जगी है, और प्रशांत किशोर जब आएंगे तो जो कुछ भी कह रहे हैं उसको वो करने का प्रयास करेंगे, और हम समझते हैं कि प्रशांत किशोर इस राज्य को इस बदहाली से निकालेंगे और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। बिहार तो कुख्यात है जात पात के नाम पे वोट देने के लिए। जाति, जब भी चुनाव आता है जात पात में लोग बढ़ जाते हैं, धर्म में बढ़ जाते हैं। ऐसे में जन स्वराज के लिए अपना एक अलग रास्ता बनाना कितना मुश्किल है। ये जात पात की बातें जो हैं ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आज 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और हम जानते हैं कि उनके जाति के 3 से 4% लोग हैं। तो क्या वो 3 से 4% आदमी बाकी के 50% जो लोग हैं उस पर वो कैसे उनके साथ मिलकर करके सरकार चला रहे हैं? तो जाति होती नहीं है कुछ भी। जहां बात विकास की होगी, जहां बात काम की होगी, जहां बात रोजगार की होगी, जहां लोगों के बेसिक एमिनिटीज की बात होगी, ऑटोमेटिक लोग जात भूल जाते हैं। हमारी जो प्राथमिकता है वो हमारी नेसेसिटीज है, हमारी आवश्यकताएं हैं। ये जब तक हमारा सॉल्व नहीं होता है, ये सब सॉल्व होने के बाद तब हम जाति की बात करते हैं। भूखे पेट से कोई जाति की बात नहीं कर सकता है। भूख लगती है, सबसे बड़ी सच्चाई है, और उसका काम है सबसे पहले उसका पेट भरना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। ये सब कुछ जब मिलने लगेगा तब जाकर करके वो जाति की बात करता है। इसलिए यदि हम कहते हैं कि लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं तो ये सर्वथा गलत है। जन स्वराज को आए हुए लगभग 2.5-3 साल होने जा रहा है। शुरुआत जब जन स्वराज का हुआ था बिहार में, तब से आप जुड़े हुए हैं। कैसा ये 3 साल का सफर आपको लग रहा है? जन स्वराज शून्य से शुरू होकर आज जहां तक पहुंचा है, इसको कैसे देखते हैं? हम ठीक इसको उसी तरह से देखते हैं जैसे महात्मा गांधी जब 1917 में चंपारण आए थे और उन्होंने घूम घूम करके लोगों को बताना शुरू किया कि आजादी भी कोई चीज होती है। हम 1200-1300 साल की गुलामी में थे और हमें पता ही नहीं था कि आजादी भी कोई चीज होती है और हमें भी आजाद होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लोगों को अवेयर करने का कोशिश किया कि आपको आजाद भी होना चाहिए, आजादी भी जैसी भी कोई चीज होती है। और तब लोगों ने महात्मा गांधी के इस बात को मानना शुरू किया। लाइक दैट, जब प्रशांत किशोर बिहार में आए और उन्होंने बताया कि नहीं, आपका भी जीवन शैली महाराष्ट्र की तरह, गुजरात की तरह, आंध्रा की तरह, तमिलनाडु की तरह होना चाहिए, तब लोगों ने, यहाँ के जो सर्व सामान्य लोग हैं, उनमें यकीन हुआ कि नहीं, सही में हमारी जिंदगी बाकी राज्यों से बदतर है, तो इसको बेहतर हम बना सकते हैं यदि हम सही रास्ते पे चलेंगे, सही तरीके से चलेंगे, यदि सही गवर्नेंस होगी तो निश्चित है कि हम भी इस बदहाली से बाहर निकल सकते हैं। हमारा भी पलायन रुक सकता है, हमें भी रोजी रोजगार यहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं, हमें भी उच्च क्वालिटी के एजुकेशन यहाँ मिल सकते हैं। तो इस तरह से प्रशांत किशोर ने समझाने का काम किया है, अवेयर करने का काम किया है, और लोगों ने इस बात को माना है। और आज देख लीजिए कि जहां 500,000 की सभाएं होती थी, आज 20,000 30,000 की सभाएं एक छोटे से नगर पंचायत में, ब्लॉक में, अनुमंडल में इतनी बड़ी सभाएं हो रही हैं। ये लोगों का जुटना एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है। ये जो देख रहे हैं आप, एसोसिएशन जो देख रहे हैं, ये कहीं से आर्टिफिशियल नहीं है, ये सब ऑर्गेनिक है। लोग स्वस्फूर्त जो है, स्वतः स्फूर्त जो है, तो लोग जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर को सुनना चाहते हैं, प्रशांत किशोर को समझना चाहते हैं, और प्रशांत किशोर के बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए संगठन का होना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, राजद हो, पुरानी पार्टियां हैं, 25-30 साल का इनका 50 साल का लंबा इतिहास रहा है, तो सबके पास संगठन है, पंचायतों में, वार्ड में भी। लेकिन जन स्वराज अभी भी इस मामले में कुछ पीछे रह गया है और चुनाव सर पे है, क्या कहेंगे? जी, ये आप लोगों का भ्रम है कि जन स्वराज के पास में संगठन नहीं है। मैं संगठन में वहां तक पहुंच चुका हूं, आपको बता दें कि हमारे पास में ग्राम प्रधान तक है। जैसे हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो एक गांव से निकल करके दूसरे गांव तक हमको जब पहुंचना होता है तो हमें पता है कि हमारा ग्राम प्रधान कौन है, हमारा कार्यालय कहां पर है। उस ग्राम प्रधान के पास में जन स्वराज ने एक क्या कहते हैं, ओपन स्काई में भी एक कार्यालय हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, और हम वहां पर जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, और फिर वहां से चल कर करके आगे जब जिस गांव में जाते हैं वहां पर भी हमारे ग्राम प्रधान बने हुए हैं। तो हम लोग जो है वो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि एक भी गांव हमसे अछूता नहीं है।
और आप संगठन की जो बात कर रहे हैं, तो संगठन में पंचायत आता है, ब्लॉक आता है, शहर आता है, ये सब एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। असल में तो लोग गांव में निवास करते हैं और हमारा कार्यालय गांव गांव तक खुल चुका है। हर गांव में हमारे कार्यालय है और हमारा संगठन इतना माइक्रो लेवल तक पहुंच चुका हुआ है। चुनाव काफी नजदीक है, लेकिन अभी भी जनसुराज ने अपनी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। नई पार्टी है, आपको लग रहा है कि विलंब हो रहा है जनसुराज को अपने हर विधानसभा से प्रत्याशियों की घोषणा जितनी जल्दी हो उतनी कर देनी चाहिए? आपकी क्या सोच है इस पर? आज 23 सितंबर है। इस 23 सितंबर को मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप मुझे भी किसी भी पुराने दल का, स्थापित दल का कोई प्रत्याशियों की सूची दिखा दें। किसी दल का नहीं है, लेकिन संभावना उनके पास है कि हम मोतिहारी से एनडीए का कौन होगा, सुगौली से कौन होगा, नरकटिया से कौन होगा। एक संभावना जनता के बीच में है कि हाँ ये आ सकते हैं, अगर ये नहीं आएंगे तो ये आएंगे। लेकिन जनसुराज तो पूरा वैकेंट है। 7, 8, 9 मोतिहारी की बात करें तो लगभग 9-10 चेहरे ऐसे हैं जो सबका दावा है कि टिकट तो मुझे ही मिलने जा रहा है या मिलेगा। तो ऐसे में जितनी जल्दी हो सके जनसुराज का प्रत्याशी अगर घोषित हो जाए तो चुनाव में इसका लाभ मिलेगा। वो प्रत्याशी भी पूरे दमखम के साथ फिर अपने प्रचार प्रसार में, पार्टी के प्रचार प्रसार में लग जाएगा। आपका क्या राय है इस मुद्दे पे? अच्छा, किसी दल की रेटिंग किस आधार पर होती है? उसके पास में उस विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए अधिक से अधिक प्रत्याशी हो, और आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रत्याशी किसी के पास में है तो वो जनसुराज के पास है। मेरे पास हर विधानसभा में 8, 10, 12, 15 ऐसे संख्या में प्रत्याशियों की संख्या है। ये पार्टी के लिए फायदा है या नुकसानदेह है? ये बिल्कुल फायदे की चीज है। आज हमारे जनसुराज के प्रत्याशी एक नया कल्चर डेवलप हुआ है कि हम तमाम जो संभावित प्रत्याशी हैं मिल करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये मान करके चल रहे हैं कि टिकट तो किसी एक को ही मिलना है और जिससे एक को मिलना है उसके साथ हम सब मिल करके उसको चुनाव जिताने का कार्य करेंगे। आपको लगता है कि एक आदमी को मिलेगा तो बाकी जो भी वेटिंग थे वो लोग भी उतने तन मन धन से लग जाएंगे प्रत्याशी को जिताने में, जनसुराज को जिताने में? जनसुराज में कोई एमएलए बनने आया ही नहीं। जनसुराज में जो भी आए थे वो परिवर्तन के लिए आए हैं, बदलाव के लिए आए हैं, एक सुराज के लिए आए हैं, एक अच्छी व्यवस्था के लिए आए हैं। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। हमारा कहना बार बार है कि हमें सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। और हम लोगों ने, जिन लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है, अपने कैंडिडेचर ऑफर किया हुआ है, हम सभी जो है तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और आपको बता दें कि आपने सुना होगा कि हम सभी लोगों ने 21 हजार रुपया जमा किया है। वो हमारा एक कंट्रीब्यूशन पार्ट है कि जो भी हमारे यहाँ से कैंडिडेट होगा वो तमाम पैसे उस कैंडिडेट के लिए वो हम बतौर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो व्यवस्था परिवर्तन आप तभी कर पाएंगे ना जब आपको सत्ता मिलेगी। तो सत्ता के लिए तो सरकार में आना जरूरी है। हम तो बिना सत्ता में आए व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? 400 रुपए का पेंशन हमने 1100 रुपए करवा दिया। जो 2 लाख लोगों को देने की बात थी, 94,000 लोगों को जो 2-2 लाख रुपए देने की बात थी वो हमने आज ही लागू करवा दिया। तो इस तरह से करके आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। तो हम तो व्यवस्था परिवर्तन का काम बिना सत्ता में आए करना शुरू कर दिए। व्यवस्था परिवर्तन इसे लोग कहते हैं तो कि जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, यही व्यवस्था परिवर्तन है। तो और आज मुख्य विपक्ष की भूमिका तो हम निभा रहे हैं। किसी विपक्ष में इतनी क्षमता कहाँ है कि वो विपक्ष की भूमिका निभा सके? वो तो एक उंगली किसी की तरफ करता है तो 3 उंगली खुद उसकी तरफ इशारा करती है। उनके पास तो हिम्मत ही नहीं है। तो हम अकेले आए हैं जो हम व्यवस्था परिवर्तन बिना सत्ता में आए कर रहे हैं। और जब सत्ता में आएंगे तो निश्चित है कि हम व्यवस्था परिवर्तन आमूल चूल रूप से करेंगे। एक इंटायरली डिफरेंट जो होता है वो हम आपके सामने स्टैब्लिश करके दिखाएंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो भी घोषणा कर रहे हैं जनसुराज के दबाव में कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तक क्यों नहीं किए थे? जरा हमको बता दीजिए। विपक्ष तो पहले से था, सत्ता पार्टी पहले से थी, 20 साल से ये सब लोग हैं। 400 रुपए का पेंशन कब से था? जब से नीतीश कुमार 20 साल पहले सरकार में आए थे तब से 400 रुपए का पेंशन था। आज ही क्यों 1100 रुपया हुआ? इससे पहले तो विपक्ष थे दूसरे। लेकिन जब प्रशांत किशोर मुखर करके बोलना शुरू किए तो उन्होंने किया। ऐसी कई तरह की योजनाएं हैं जो कि लागू करने का कार्य कर रहे हैं वो लोग। तो किसकी वजह से कर रहे हैं? आज विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं। तो हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं और मेरे दबाव में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पे, जदयू के कई नेताओं पे सवाल खड़ा कर दिए। दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, अशोक चौधरी। लेकिन प्रशांत किशोर से जब सत्ता पक्ष के, भाजपा के या जदयू के या विपक्षी पार्टियां जो भी सवाल करती है तो प्रशांत किशोर क्यों नहीं जवाब देते? और सबसे बड़ा सवाल यही होता है,
सबका ही सवाल होता है कि आखिर में एक नई पार्टी इतना खर्च कैसे कर रही है, करोड़ रुपया अभी तक उनका खर्च चुका, तो कहां से पैसा आता है? प्रशांत किशोर खुलेआम आम जनता के बीच में क्यों नहीं डाल देते हैं? अच्छा, एक चीज और बताइए, प्रशांत किशोर किसी पद पर है? नहीं है, अभी तक तो किसी पद पर प्रशांत किशोर नहीं है। तो प्रशांत किशोर को लोग पैसा क्यों दे रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं लोग चंदा दे रहा है? बदले में क्या प्रशांत किशोर किसी को ठेका दे देंगे? पुल बनाने का ठेका दे देंगे, रॉकेट उड़ाने का ठेका दे देंगे, एयरपोर्ट बनाने का ठेका दे देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर को जो भी लोग दे रहे हैं वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए दे रहे हैं, और प्रशांत किशोर को जो दे रहे हैं वही सही चंदा है। नहीं तो बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने चंदा किस समझ में लिया है? आपको ठेका देने के लिए लिया है, इसलिए लिया है, आपको किसी तरह से लाभान्वित करने के लिए दिया है। हमको जरा बताइए कि राजद जो पार्टी है वो कौन सी इंडस्ट्री चलाती है जिसके पास उतना पैसा आ गया? जदयू के पास इतना पैसा कहां से आ गया? आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि उन लोग के पास जो पैसा आया वो कहां से आया? कहां से आ जाता है उन लोग के पास में पैसा? वो कैसे हेलीकॉप्टर से घूमते हैं वो लोग? वो पैसा आता कहां से है? वो एक बार जो हेलीकॉप्टर से घूमते हैं उतने में तो हमारी 1000 गाड़ियां चलती हैं। हमें जो पैसा आ रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। क्या हमने आज तक कभी भी किसी बीफ कंपनी से पैसा लिया? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया है क्या हमारे पास में? हमने तो किसी बीफ कंपनी से पैसा नहीं लिया है। आप तो बीफ कंपनी से पैसा लिए। आप कहते हैं कि हम सनातनी हैं, आप बीफ कंपनी से पैसे लेते हैं। आपके चंदा के जिस तरह के उगाही के सोर्स हैं, यदि कह दिया जाए तो आप तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाए। हमें जिन लोगों ने पैसा दिया है वो व्हाइट में दिया है, हमारे पास है रिकॉर्ड उसका। हमें नहीं बताना है कि उन्होंने मुझे क्यों दिया। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्यों दिया। हम क्यों बताने जाए कि हमें क्यों मिला है? हमें तो मिला इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए, हम उसमें जो है तो लगे हुए हैं। आगामी चुनाव में सबसे मुख्य प्रतिद्वंदी दल आप किसको मानते हैं? एनडीए से या महागठबंधन से? जनसुराज किससे लड़ने जा रहा है? तो ये साधारण बात है, राजनीति का एक साधारण उसूल है कि आदमी सत्ता से लड़ता है। हम विपक्ष से थोड़े ना लड़ेंगे। हम जब लड़ेंगे तो सत्ता से लड़ेंगे। हम सवाल सत्ता पे नहीं उठाएंगे, हम विपक्ष पे क्या सवाल उठाएंगे? हाँ, विपक्ष पे हम इतना जरूर कह सकते हैं कि विपक्ष को जो कार्य करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं, वो उस कार्य को हम कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो हमारी सीधे सीधे सत्ता से है। मेरा सवाल है, चुनाव में टक्कर आप लोगों को जनसुराज को किससे ज्यादा मिलने की संभावना है, एनडीए से या महागठबंधन से? उन लोगों से पूछे कि उन लोगों को टक्कर जो है जनसुराज दे रहा है या नहीं। हमें किसी से टक्कर नहीं मिल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि जनसुराज वोट कटवा है, 2-4 हजार वोट काटेगा। अब किसका काटेगा ये तो समय बताएगा। तो देख ले, वो खुद देख ले वो कितने हजार वोट से जीते हुए हैं। वो जहां जहां देख ले कि हम कितने हजार वोट काटेंगे और वो कहां कहां से हार जाएंगे, वो खुद समझ लें। अरे उन दोनों का वोट काट कर करके हम एक तीसरा विकल्प बन रहे हैं। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि आप लोग भाजपा की बी टीम है। देखिए एक चीज बताएं, तेजस्वी यादव का जो पढ़ाई लिखाई है ना, तो इससे ज्यादा वो कुछ बोल भी नहीं सकते। उनके पास में अपना कोई व्यूज नहीं है। ठीक है, वो एक रटी रटाई कहीं से कोई बात ले आए होंगे, कुछ भी बोल दिए। कुछ दिन पहले वो बोल रहे थे कि बी टीम है, इसके बाद जो है तो आजकल बोलना बंद कर दिए हैं। जब हम भाजपा के विरुद्ध बोल रहे हैं तो बोलना बंद कर दिए हैं। उनको लग रहा है कि अब हम ही को फायदा हो जाएगा, तो इसलिए वो चुप में बैठे हुए हैं। तो ये सब बातें जो है विपक्ष के लोग जो है कहते रहते हैं, इसका हमको कोई लेना देना नहीं है और हम इसका जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। हाँ, आप इंजीनियर हैं, मोतिहारी विधानसभा में काफी एक्टिव है। चुनाव भी आप नगर निगम का उप मेयर का लड़े थे। लगभग 9000 के आसपास आपको 8800 के कुछ वोट आपको मिला था। वो आपका व्यक्तिगत वोट था, पार्टी नगर निगम का चुनाव किसी दल पे तो हुआ नहीं था। तो विधानसभा के चुनाव में वो 8800 कुछ वोट आपको कितना मदद करने वाला है? और पिछले 3-4 साल से जो आप मोतिहारी विधानसभा के लोगों के बीच में आप काम कर रहे हैं, कितना आपको उनसे अपेक्षा है? और मोतिहारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है मोतिहारी का चीनी मिल। आप इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, क्या लगता है कि मोतिहारी का ये चीनी मिल का समस्या जो है, कोई रास्ता आपको दिखता है कि कैसे मोतिहारी में उद्योग धंधा आ सकता है? या चीनी मिल का समस्या को अगर आपसे पूछा जाए कि समाधान का कोई आपके पास रोड मैप है, कोई रास्ता है क्या? देखिए, जहां तक बात कर रहे हैं आप चीनी मिल का, तो चीनी मिल एक जुमला है। जिस जुमला को बोल कर करके पिछले 4 बार से लोग चुनाव जीत रहे हैं, हमें उस जुमला से कोई लेना देना
नहीं है। उन लोगों को नहीं पता है कि गन्ने की खेती कहाँ संभव है, कहाँ नहीं संभव है, हमारा जो भूगर्भ जल स्तर जो है वो कितना नीचे जा रहा है, उस हिसाब से हमारा जो वायबिलिटी है गन्ने की खेती का, चीनी मिल का, ये सब बड़ी लंबी डिस्कशन की चीज है। कभी ऐसी बात होगी तो हम बताएंगे। हाँ, और रही बात, आपने हमें कहा कि हम यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो हम ठीक मानते हैं कि हमें 9000 वोट मिला था। हम उस समय अर्जुन थे, हमें सिर्फ 6 दरवाजे तोड़ने का ही पता था और हम उस चक्रव्यूह का सिर्फ 6 ही दरवाजा तोड़ पाए थे। लेकिन आज के डेट में उस 3-4 साल के बाद हम इतने मैच्योर्ड हो चुके हैं कि हमारे सामने में, उस जमाने में भी इस शहर के विश्व पितामह थे, इस शहर के द्रोणाचार्य थे, इस शहर के सारे लोग हमारे सामने खड़े थे। उसके बावजूद भी हम 9000 वोट लेकर करके आए और यदि इस बार मौका मिला और जिस तरह से लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, जिस तरह से हमारे हार के चर्चे दूसरे के जीत के चर्चे से भी कहीं ज्यादा है, तो आप लोग का आशीर्वाद रहा, स्नेह रहा, जैसा कि जनता हमें पसंद करती है, हमें ऐसा लगता है, हम को ऐसा महसूस होता है जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि काश एक मौका हमें भी मिलता, और जब मिलेगा तो निश्चित है कि आई विल डू विद द एंटायर सेटिस्फैक्शन। हम कोशिश करेंगे कि एक एक घर में हम वो बातें जो हमने महसूस करी है, इस शहर की समस्याओं को, इस शहर के आकांक्षाओं को एक एक घर में हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपका आशीर्वाद रहा तो निश्चित करेंगे। वो ठीक है कि मेरा अभिमन्युवध हो चुका है, लेकिन मैं पुनर्जन्म में भी लूंगा तो निश्चित है कि अर्जुन की भांति मैं कामयाब हूंगा। नगर निगम चुनाव में 6 ही दरवाजा तोड़ पाए, 7वां दरवाजा नहीं तोड़ पाए, लेकिन विधानसभा चुनाव में 7वां दरवाजा तोड़ने का भी हौसला रखते हैं अजय आजाद जी, जन स्वराज के भावी प्रत्याशी मोतिहारी की बातें आप सुन रहे थे। कैसा लगा आपको हमारे इनका इंटरव्यू, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।